सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है स्टडी विद जीडी की एक नए वीडियो में। आज हम राजस्थान के प्रमुख जनपदों के बारे में तथास्तु बैच जो अपना चल रहा है राजस्थान अध्ययन का, उसकी ये चौथी क्लास है और इसके अंदर हम जो 5वीं क्लास है तो इसके अंदर राजस्थान के प्रमुख जनपदों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और ये केवल कक्षा 10 में टॉपिक है वो दिया हुआ है। और कक्षा 6 की जो अपने प्राचीन राजस्थान के इतिहास की जो वीडियो है जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर सिर्फ दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर दिया था जिनको हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। तो शुरू करते हैं इसको। राजस्थान के प्रमुख जनपद और राजपूतों की उत्पत्ति आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इससे एक दो क्वेश्चन आते हैं, वो इजी सा क्वेश्चन होता है, इससे आप कर सकते हैं उसको। तो बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र जो एक ग्रंथ है उसके अंदर भी इसके कुछ प्रमाण मिलते हैं। एक जैन ग्रंथ है और 16 महाजनपदों की उसके अंदर सूची है। और भी संस्कृत के कई ग्रंथ हैं जिसमें 16 महाजनपदों की सूची है और भगवती सूत्र नामक ग्रंथ में मिलते हैं और अंगुत्तर निकाय में भी मिलते हैं। लेकिन इसके अंदर अंगुत्तर निकाय दे रखा है। जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है उनमें मत्स्य जनपद तो राजस्थान में ही स्थित है और राजस्थान के अनेक भाग कुरु, सूरसेन और अवंती महाजनपदों के अंतर्गत थे। इसके अतिरिक्त चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र शिवी जनपद कहलाता था। 327 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमणों के कारण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले मालव, योदय और अर्जुनायन राजस्थान में आकर बस गए। यानी कि राजस्थान का यह क्षेत्र है, मान लो एक मिनट, इसको राजस्थान के मैप को बनाते हैं सही से। इसके अंदर क्या है कि राजस्थान का ये क्षेत्र जो अलवर और भरतपुर का क्षेत्र है, यहाँ पे मालव, योधेय और अर्जुनायन राजस्थान में आकर बसे। योधेय हनुमानगढ़, श्रीगंगान इस क्षेत्र में बसे और मालव और अर्जुनायन है वो इस क्षेत्र में बसे। तो सबसे पहले मत्स्य जनपद जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है और इससे जुड़ा क्वेश्चन लगभग आता है। तो मत्स्य जनपद आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है जो इसकी प्राचीनता का प्रतीक है। शतपथ ब्राह्मण और कौशिक की उपनिषद में मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की गणना भारत के प्रमुख जनपदों में की गई। अनुमान है कि दक्षिण में इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक था। इस प्रदेश में आधुनिक जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित थे और महाभारत में मत्स्य काल में मत्स्य जनपद का शासक विराट था जिसने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराटनगर बेराट बसाकर उसे मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। इन्हीं का पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना। महाभारत काल के पश्चात मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती, किंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि महाभारत के बाद कुरु और यादव जनपद निर्बल हो गए। इन शक्तिशाली जनपदों की निर्बलता का लाभ उठाकर मत्स्य राज्य शक्तिशाली हो गया और उसकी राजधानी विराटनगर और उसकी राजधानी विराटनगर की समृद्धि में वृद्धि हुई। मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में सालव जाति रहती थी। कौन सी जाति रहती थी? सालव। अलवर में अलवर और ये सालव, तो इससे आप याद रख सकते हैं, सालव जनजाति रहती थी। सालवों की भांति चेदी जनपद और मत्स्य जनपद का पड़ोसी, चेदी जनपद मत्स्य जनपद का पड़ोसी था। सालव और चेदी मत्स्य जनपद के पड़ोसी थे। चूंकि दो पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों में प्राय शत्रुता रहती है, अतः चेदी और मत्स्य जनपद में संघर्ष चलता रहता था। एक अवसर पर चेदी राजा ने पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य राज्य पर आक्रमण कर मत्स्य जनपद को चेदी में मिला दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद मत्स्य जनपद ने स्वतंत्र अपने आप को कर लिया।
तो इसके बाद में मगध के सम्राटों ने भारतीय अन्य जनपदों की भांति मत्स्य जनपद को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया और मौर्यों के शासनकाल में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, विराट से प्राप्त अशोक का शिलालेख और अन्य मौर्य युगीन अवशेष इस तथ्य की पुष्टि करते। तो इसके अंदर एक दो पॉइंट है जो मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी वगैरह, और जैसे कि इसके अंदर दे भी रखा है कि जो राजस्थान में आकर कबीले बसे वो प्रश्न, और इसके अलावा किस किस के अंदर मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है, शतपथ ब्राह्मण और कौशिक के उपनिषद, ये क्वेश्चन है वो इसके अंदर दे रखा है। फिर इसके बाद में आती है राजपूतों की उत्पत्ति। ये आर.एस. मेंस और प्री और अन्य रीट एसआई जिन एग्जाम में टॉपिक लगता है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में होने के बाद, यानी 647 CE या AD में हर्षवर्धन की मृत्यु होने के पश्चात क्या है, भारतीय राजनीतिक एकता खंडित हो गई और फिर उसके बाद में किस प्रकार का सामंतवादी दौर आया। तो उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य उभरे, ये राज्य आपस में संघर्षरत थे। इनके बाद राजस्थान में राजपूत उभरे और उनको इन राजपूत पूर्व भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास राजपूत राजवंशों का इतिहास है, इसलिए इसे काल को राजपूत काल कहते हैं। और प्रसिद्ध इतिहासकार सीमित लिखते हैं कि वे राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए, वे इतने प्रभावशाली थे कि 7वीं से 12वीं शताब्दी का समय, सेंचुरी का समय राजपूत काल कहलाया गया। राजपूत युग क्या क्या कहा गया, इस युग को राजपूत युग कहा गया। तो कौन लिखते हैं, सीमित लिखते हैं। प्रसिद्ध राजपूत कौन थे, प्रश्न आज भी उलझा हुआ है, विद्वानों ने इसके मत में अनेक मत दिए हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति विषय में लिखा, राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है, प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटकों में, बाणभट्ट के हर्षचरित तथा कादम्बरी में इस शब्द का प्रयोग किया गया। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी, जो हर्षवर्धन के समय आया था, राजाओं को कहीं क्षत्रिय और कहीं राजपूत लिखा है। डॉक्टर ओझा द्वारा सुझाया गया ये मत सर्वमान्य नहीं है। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि शासक वर्ग डॉक्टर ओझा द्वारा मत ये सर्वमान्य नहीं है, क्योंकि राजपूत शब्द का प्रयोग मुसलमानों से पूर्व हमें प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं पढ़ते, तो इस मत को क्या खारिज कर दिया गया। डॉक्टर ओझा मानते हैं कि राजपूत पहले से थे और राजपुत्र शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता था। आगे की पंक्तियों में हम इस संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मतों का अध्ययन करेंगे और उनके मत व उस पर अन्य विद्वानों की टिप्पणियों को भी हम जानेंगे। वैदिक आर्यों के संतान डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा सीवी वैद्य राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण राजन्य वर्ग के संतान मानते हैं। उनके कथानुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों में अश्व तथा शस्त्र की पूजा करते थे। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि मन का विश्वास रहा। उनके सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक और लंबे सिर से प्रमाणित किया जाता है वे आर्यों की संतान थे। तो वैदिक आर्यों की संतान कौन मानते हैं, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा सीवी वैद्य। तो ये मैच द फॉलोइंग में एक क्वेश्चन सुमेलित करने वाले में पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद आता है अग्निकुंड सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में आप देखिए कि आर.एस. मेंस में भी इसे क्वेश्चन बनता है। तो चंद बरदाई अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान लिखता है कि पृथ्वीराज राजस्व में राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई गई है, अग्निकुंड से बताई गई है। अब अग्निकुंड से अब वर्तमान में इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अग्निकुंड से कैसे ये राजपूत उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसमें कहा गया कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य तथा अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इन अनुष्ठानों को राक्षस नष्ट कर देते थे, इसमें विघ्न डालते थे। तो इसके लिए इन्होंने ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे तो पवित्र कर देते थे ये। तो इनसे बचाव के लिए क्या किया उन्होंने, धार्मिक अनुष्ठानों के प्रमार, चालुक्य और प्रतिहार 3 योद्धा उत्पन्न किए। किसने, विशिष्ट मुनि ने। और ये तीनों भी रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया जिसका नाम चौहान था। चंद बरदाई के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि विशिष्ट द्वारा अग्निकुंड यज्ञ कुंड से की गई है। तो चंद बरदाई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किसने की, मुनि विशिष्ट द्वारा। था, ये आपको ध्यान रखना है। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। पहले हमने देखा जिस प्रकार से लोग अहिंसक हो गए बौद्ध धर्म के बाद में, तो उससे मुस्लिम आक्रमणों से सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या किया कि शक, हुण, युच्ची आदि की यज्ञ अग्नि द्वारा शुद्धिकर क्षत्रिय वर्ण में शामिल कर लिया गया हो और यह कथा इसी घटना की साहित्यिक प्रस्तुति हो।
ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत आता है ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। तो चंद बरदाई का यह सिद्धांत भी खारिज किया जा सकता है। सर्वप्रथम डॉक्टर डी आर भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई। राजपूतों के ब्राह्मणवंशी होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर बिजौलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं, जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवती सुंदरियों के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का अकट्य प्रमाण है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के गुहिलतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदत्त का वंशज बताया है। मेवाड़ के गुहिलत को किसे बताया? नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदत्त का वंशज बताया है मेवाड़ के गुहिलों को। और राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण गोत्र का होना या ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का बताता है कौन? इसके अंदर डॉक्टर भंडारकर बिजौलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं कि इसके अंदर राजशेखर ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मणों से हुआ, अवंती सुंदरी के साथ हुआ, जो इसके साथ राजपूतों से संबंधित थी। तो इस प्रकार से चौहान किसकी संतान है? ब्राह्मणों की संतान है। तो मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में स्वीकार किया है कि गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहेदत्त की संतान है, किंतु कुछ अन्य इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को स्वीकार नहीं करते। इसके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते थे, इस कारण यह भ्रम हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। तो इसका खंडन करते हैं। विदेशियों की संतान टोड क्या कहता है? टोड कहता है कि ये क्या थे? राजस्थान के इतिहास के लेखक जेम्स टोड लिखते हैं कि राजपूत शक अथवा सीथियन जाति के वंशज थे। तो टोड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते इसी आधार पर राजपूतों विदेशी जाति को प्रमाणित करने का प्रयास किया है। ये कहते थे कि उन्हीं की भांति ये विदेशी विजेता जब शासक बन बैठे तो उन्होंने पवित्र अग्नि संस्कार द्वारा समय को पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया। टोड ने राजपूतों के जो रीति रिवाज थे, जैसे कि अश्व पूजा, अश्वमेध, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा, सभी सीथियन और हुण से मिलते हैं। तो 8वें 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई और राजपूतों को हुणों की संतान बताया डॉक्टर वी ए स्मिथ ने भी। तो ये दो बताते हैं, लेकिन इसको भी प्रमाणित नहीं किया जा सकता। और राजपूत समय को कभी भी विदेशी नहीं बताते। राजपूत सूर्य व चंद्र वंशी से अपनी उत्पत्ति बताते हैं। और सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से प्रचलित है और अश्वमेध भी यहाँ पहले से ही ज्ञात था। तो इस प्रकार से माना जाता है कि ये राजपूत हैं वो सूर्यवंशी या चंद्रवंशी है। डॉक्टर कानूनगो ने ठीक ही लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती। उनकी सूर्य अथवा चंद्रमा से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन ये सत्य है कि इतिहास में उन्हें महाकाव्य काल के क्षत्रिय परंपरा को बनाए रखा है। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट आते हैं सबसे पहले ब्राह्मणों का सिद्धांत। तो इसके अंदर डी आर भंडारकर जैसे अपने देखते हैं, इसके अंदर क्या क्वेश्चन बन सकता है राजपूतों की। राजपूतों की उत्पत्ति वैदिक कार्यों की संतान गौरीशंकर हीराचंद ओझा सीवी वैद्य ने माना है। अग्निकुंड से उत्पन्न चंद बरदाई और ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत डॉक्टर डी आर भंडारकर ने इसको माना है। और गोपीनाथ शर्मा भी इनको मानते हैं। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की भी ब्राह्मणों से संबंध मानते हैं। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी ब्राह्मणों गुहेदत्त की संतान माना है चौहानों को, लेकिन गुहिलों को नागर ब्राह्मण गुहेदत्त की संतान माना है। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं। विदेशियों की संतान टोड और वी ए स्मिथ ने कहा है कि ये हुणों से थे, हुणों की संतान बताया है। शक अथवा सीथियन जाति के वंशज टोड के अनुसार है और वी ए स्मिथ लिखते हैं कि हुणों की संतान है। तो इसके अलावा सूर्य व चंद्रवंशी किसने माना है? डॉक्टर कानूनगो ने यह बताया है। तो इस प्रकार से ये छोटी सी एक वीडियो थी जिसके माध्यम से आपको राजस्थान के जनपद और राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट करें, ताकि आपको अन्य महत्वपूर्ण जो एजुकेशन से संबंधित वीडियो है उसकी जानकारी मिले। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।